चलिए लिखिए लिखिए, नर जनन अंग, नर जनन अंग, नर जनन अंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राथमिक नर जनन अंग और यहां पे आ जाएगा द्वितीयक, प्राथमिक नर जनन अंग और द्वितीयक नर जनन अंग। ठीक है बच्चों, बॉडी का वह हिस्सा, वह रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, वह सेकेंडरी नर जनन अंग के अंदर आएगा। ठीक है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में, वह हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं वह सेकेंडरी में आता है बच्चों। प्राइमरी में क्या आएगा? प्राइमरी में आएगा हमारे हार्मोन्स और स्पर्म बनाने के लिए जो टेस्टिस है वह आएंगे। प्राथमिक या प्राइमरी में क्या आएंगे? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में हार्मोन्स और दूसरा आ जाएगा बच्चों टेस्टिस। इसके अलावा जो भी पार्ट हैं, इसके अलावा जो भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, चाहे वो पेनिस हो, ये सब बाकी चीजें हो, यह सभी किस में आ जाएंगे? यह सभी आ जाएंगे सेकेंडरी जनन अंग में, सेकेंडरी जनन अंग में आ जाएंगे। अब सेकेंडरी जनन अंग का फायदा क्या है? सेकेंडरी जनन अंग का बच्चों फायदा यह है कि सेकेंडरी जनन अंग प्राइमरी जनन अंग को हेल्प करता है, प्राइमरी जनन अंग को हेल्प करता है। ठीक, लिखते जाइए साथ साथ। लिखिए, नर जनन अंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक नर जनन अंग और द्वितीयक नर जनन अंग। प्राथमिक को प्राइमरी तथा द्वितीयक को सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखिएगा। ठीक है, लिखिए, लिख लिया? लिख लिया बच्चों? आगे चलें। देखिए, अब प्राथमिक जनन अंग के अंदर लिखिए, प्राथमिक जनन अंग के अंदर लिखिए, प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग उन अंगों को कहते हैं जो, प्राथमिक जनन अंग उन अंगों को कहते हैं जो गोनेड्स, जो हार्मोन तथा स्पर्म का निर्माण करते हैं, जो नर में हार्मोन्स तथा स्पर्म का निर्माण करते हैं। प्राथमिक जनन अंग उन जनन अंगों को कहते हैं जो नर में हार्मोन्स तथा स्पर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, लिख लिया? हो गया बच्चों? उदाहरण नोट कर लीजिएगा, उदाहरण नोट कर लेगा, हार्मोन्स के कुछ उदाहरण नोट कर लीजिए, जैसे टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस से क्या बनता है? स्पर्म। ये इसके कुछ उदाहरण हैं, हार्मोन्स के उदाहरण टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टिस से बनने वाला उदाहरण, टेस्टिस से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। ठीक है, लिखो। अब बच्चों हमें यह देखना है सेकेंडरी, लिखना क्या है? सेकेंडरी जनन। सेकेंडरी जनन में लिखिए, प्राथमिक जनन अंगों को छोड़कर शेष सभी जनन अंग जो रिप्रोडक्शन या जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं उन्हें द्वितीयक नर जनन अंग कहते हैं। प्राथमिक जनन अंगों को छोड़कर वे सभी जनन अंग जो रिप्रोडक्टिव या जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं उन्हें हम द्वितीयक नर जनन अंग या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। हो गया? अच्छा, इसका कुछ उदाहरण नोट कर लीजिए, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, अपना पेनिस खुद भी, पेनिस भी, और काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे चला जाए। चले बच्चों आगे। ठीक है, यहां तक हो चुका है। अब नर जनांगों में हम बात करेंगे, टेस्टिस के विषय में हम बात करेंगे। पहले तो हम रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर दिखा दिए थे, स्ट्रक्चर देख लीजिए। हेडिंग डालिएगा, अगला अगला हेडिंग डालिएगा, नर जनन अंग की संरचना। नर जनन अंग की संरचना, हेडिंग डालिएगा, नर जनन अंग की संरचना। ठीक है, इसकी इंग्लिश में क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप लोग इंग्लिश वाला भी पोर्शन लिखते हैं? यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आई, ठीक है, कल हम लोग ने ऐसा ही बनाया था। आगे देखिए, इसमें यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इसे हम लोग क्या कर रहे थे कल? नाम क्या दिया था हम लोगों ने? काउपर ग्लैंड। ठीक है बच्चों, यह बड़ा आश्चर्यजनक है कि आप लोग स्वतः नहीं लिख पाए। ऐसा क्यों? प्रयास नहीं किया आप लोगों ने, या कोई समस्या थी लिखने में? नो सर, प्रयास तो किया, बट अपनी भाषा में सोचना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आपसे बोला कि आप लिखा लीजिए। आओ, ठीक है बेटा। ये क्या था? टेस्टिस। ये क्या था? टेस्टिस। ये टेस्टिस किससे अटैच होता है आगे चल के? वास डिफरेंस। किससे अटैच होता है? वास्ट नहीं बेटा, वास। वेरी गुड, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस।
यहां से स्पर्म चला और स्पर्म चल के यहाँ पहुंच गया। ठीक है। एक विद्यार्थी ने हमसे कल पूछा था, बड़ा अच्छा जेन्युइन प्रश्न था उसका, कि सर यहाँ स्पर्म बना मैं मानता हूं, लेकिन यहां से स्पर्म बन के यहां से कैसे यहाँ सेमिनल वेजाइकल तक पहुंचा, कोई मोटर लगा है? ये प्रश्न तो उस बच्चे का बहुत ही जेन्युइन प्रश्न था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। ये क्या चीज था? सेमिनल, क्या था ये? सेमिनल वेसाइकिल। सेमिनल वेसाइकिल, ठीक है। ये क्या था? वास डिफरेंस। ये क्या था? टेस्टिस। ये क्या था? टेस्टिस। अच्छा बच्चों, ये क्या था? काउपर ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड। बच्चों अब ये सेमिनल वेजाइकिल आगे यूरियोजेनाइटल ट्रैक में कनेक्ट हो जाता है। यूरियोजेनाइटल ट्रैक में कनेक्ट हो जाता है। मैं थोड़ा हेडिंग मिटा दे रहा हूं। हेडिंग लिख लिया है ना आप सबने? yes, sir. ये है यूरेथ्रा, ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, ठीक सेमिनल वेजाइकिल के नीचे दो मटर के आकार के दाने के बराबर जी वो पाए जाते, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा बच्चों, ये दो यूरेथ्रा क्यों बने हुए हैं? दो यूरेथ्रा क्यों बने हुए हैं, कोई बता सकता है? अंदाजा भी लगा सकते हैं आप सब। अच्छा, किडनी पढ़ाया गया होगा फर्स्ट ईयर में, मतलब 11th में किडनी पढ़ाया गया था। किडनी मैंने वृक्क। तो क्या पढ़ाया गया था किडनी में? किडनी कितनी होती हैं, संख्या में कितनी होती हैं? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। किडनी में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है क्या? हाँ 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 हाँ, फिर भी क्या याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हो? खून साफ होता है, ओके। और इसमें जो यूरिन होता है वो भी साफ होती है। वास्तव में दोनों ही सही हो, तुम दोनों अपनी अपनी जगह पे आप दोनों लोग सही हैं। होता यही है, क्या पहला काम हो जाता है, क्या ब्लड आता है और उसमें ब्लड आएगा, छनेगा, ब्लड आएगा और छन जाएगा, ठीक है।
उसमें जो एक्सेसिव वाटर है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। जो साल्ट है, अब ब्लड में क्या क्या है, साल्ट है, शुगर है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, इसको शरीर से बाहर नहीं निकलने देना है, इसको वापस ले लेना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, फिल्टर लगाया हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, मेडुला, मेडुला एरिया है जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन्स फिल्टर करते हैं। तो बस मैं एक आइडिया बता रहा हूँ क्यों दो बनाया गया बच्चों। ये है इनलेट, ब्लड यहां से आएगा, इनलेट, यहाँ फिल्टर होगा और यहां से क्या हो जाएगा, आउटलेट, बाहर की तरफ शरीर में वापस की तरफ भेज दिया जाएगा, शरीर में वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको बच्चों? ये है। और जो एक्सेसिव वाटर है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है, ये यूरेथ्रा ही तो है। ये क्या चीज है, यूरेथ्रा है। ये यूरेथ्रा क्या करेगा, जो यूरिन है उसको ब्लैडर में इकट्ठा करेगा, ब्लैडर में इकट्ठा करेगा, और ब्लैडर में इकट्ठा करेगा। जब पूरा ब्लैडर भर जाएगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं जो यह बताते हैं कि अब आपका ब्लैडर भर गया है, कृपया इसे खाली करें। तो हम लोगों को टॉयलेट जाने की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? अभी नहीं क्लियर हुआ? स्ट्रेच रिसेप्टर शब्द नाम लिया है तो इसका मतलब जान लो। सभी लोग अपने अपने ना मुंह में जरा हवा भरो, मुंह में हवा भरो, भर लिया? अजय हवा भरी तो बोले कैसे थे? अच्छा चलो, तो मुंह में हवा भर लिया। अब हवा भरोगे तो यहाँ खिंचाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, सबके गाल में खिंचाव हो रहा है। ठीक है, तो खिंचाव होने को ही स्ट्रेच कहते हैं। खिंचाव होने को क्या कहते हैं, स्ट्रेच। वो स्ट्रेच इतना भर जाता है इसके अंदर यूरिन, स्ट्रेच होने लगता है, स्ट्रेच होने लगता है। तो वहां के न्यूरॉन्स जो हैं, वहां से न्यूरॉन्स जाते हैं हमारे ब्रेन को, सिग्नल देते हैं कि अब आपको टॉयलेट जाना चाहिए। तो आप लोग अनुमति मांगते हैं कि सर मे आई गो टू टॉयलेट, कहते हैं सब लोग। यह प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो ये तो यूरिन का है, वो दूसरा मुद्दा है, चला गया। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना, इसका क्या कारण है, वो यही वाला स्ट्रक्चर। ये पाइप यहाँ जाके लगी हुई है, ये पाइप यहाँ जाकर के यूरेटर, यूरेथ्रा जो है यहाँ लगा हुआ है, और ये जो गैप है वो यूरिनरी ब्लैडर है। तो हम लोग इसमें कुछ लिखे हैं कि नहीं? अभी अभी कुछ लिखे हैं? आई, ठीक है, आइए बिस्मिल्लाह करें। देखिए हेडिंग क्या थी बेटा? आओ, नर जननांग की संरचना। लिखिए, नर जननांग का बाहरी हिस्सा, नर जननांग का बाहरी हिस्सा शिश्न या पेनिस कहा जाता है। बाहरी हिस्से को शिश्न या पेनिस कहा जाता है। शिश्न, इसकी थोड़ी हिंदी कठिन नहीं है। शिश्न या पेनिस कहा जाता है, शिश्न या पेनिस कहा जाता है, शिश्न या पेनिस कहा जाता है। पेनिस का वह हिस्सा जो बाहर की तरफ खुला रहता है, पेनिस का वह हिस्सा जो जो प्रोप्यूस से ढका रहता है, क्या है, पेनिस का वह हिस्सा जो प्रोप्यूस से ढका रहता है उसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं, जिसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ग्लैंस पेनिस के बीच में एक ओपनिंग होती, बीच में एक छिद्र होता है जिसे यूरियोजेनाइटल अपर्चर कहा जाता है। ग्लैंस पेनिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे यूरियोजेनाइटल अपर्चर कहा जाता है।
यूरियोजेनाइटल अपर्चर कहा जाता है। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बालक बालिकाओं? अच्छा बच्चों, कल हमने यह बताया था कि इसमें इरेक्टाइल मसल्स पाए जाते हैं, इरेक्टाइल मसल्स तथा ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। आज मैं सोच रहा हूं कि इसमें ब्लड वेसल्स बना दूं। कभी कभी ब्लड वेसल्स दिखती भी हैं, हल्की हल्की, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है इस तरह का, पेनिस के ऊपर से दिखाई भी देता है कि उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये रेयर फिनोमिना है, लेकिन दिखती हैं, कभी कभी दिखती भी हैं। अब बच्चों, इसके अंदर मसल्स कौन सी हैं? ये मसल्स है, ये मसल है इरेक्टाइल मसल, इरेक्टाइल मसल। मसल कौन सी है? इरेक्टाइल मसल। इसके बारे में लिखते हैं बच्चों, लिखो। जी हाँ, पेनिस को नहीं, यूरियोजेनाइटल ट्रैक को, इसको क्या कहते हैं? यूरियोजेनाइटल ट्रैक को, यूरियोजेनाइटल ट्रैक। यूरियोजेनाइटल ट्रैक को चारों तरफ से इरेक्टाइल मसल तथा ब्लड वेसल्स घेरी रहती हैं। यूरियोजेनाइटल ट्रैक को चारों तरफ से इरेक्टाइल मसल तथा ब्लड वेसल्स घेरी रहती हैं। ठीक है, घेरी रहती हैं। हो गया ये बात? जब कभी उत्तेजना महसूस होती है, जब कभी उत्तेजना महसूस होती है, तो शरीर का लगभग 10% रक्त इस एरिया में बहने लगता है। इस एरिया का मतलब इरेक्टाइल मसल वाले एरिया में। लिखिए आगे, लिखते जा रहे हैं ना सब लोग? बेटा सब लोग लिखते जा रहे हैं ना? कहां तक लिख लिया है? जब कभी उत्तेजना होती है, जब कभी उत्तेजना महसूस होती है, तो शरीर का लगभग 10% रक्त इरेक्टाइल मसल वाले क्षेत्र में बहने लगता है। इरेक्टाइल मसल वाले क्षेत्र में बहने लगता है। ठीक है, इरेक्टाइल मसल वाले क्षेत्र में बहने लगता है। फिर क्या होगा? इरेक्टाइल मसल वाले क्षेत्र में बहने लगता है। इस प्रक्रिया से इस प्रक्रिया से इस प्रक्रिया से पेनिस पेनिस इरेक्ट या खड़ी अवस्था में हो जाता है। इस प्रक्रिया में पेनिस इरेक्ट या खड़ी अवस्था में हो जाता है। इरेक्ट या खड़ी अवस्था में हो जाता है। समझ गए हाउ इरेक्शन अकर? आप लोग समझ गए कैसे इरेक्शन होता है? क्लियर हो गया? लिख लिया आप सभी ने? आइए बात करते हैं आगे। अब बच्चों, यहां तक का एरिया तो हमें दिखाई देता है क्योंकि हमारे शरीर से बाहर है। इसके अब अंदर का एरिया टच हो जाता है, क्या हमारे शरीर से जुड़ जाता है ये। अब इसके बाद अंदर क्या क्या हो रहा है ये मैं बताने चल रहा हूं। ठीक है, आगे लिखते जाइए। लिखें? अंदर जाने पर हमें दो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे काउपर ग्लैंड कहा जाता है। अंदर जाने पर हमें दो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे काउपर ग्लैंड कहा जाता है। काउपर ग्लैंड लिख लिया? ऐसा नहीं तेज बोल दे रहा हूं बच्चा, थोड़ा जल्दी करो, बहुत सारे काम आज बचे हुए हैं आप सबके।
अब चलिए कहाँ तक लिख लिए थे हम लोग? लिख लिया था कि अंदर की तरफ हमें दो संरचनाएं दिखती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, काउपर ग्लैंड कहते हैं। काउपर ग्लैंड का कार्य, आगे लिखिए, काउपर ग्लैंड का कार्य यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट को क्षारीय बनाने का होता है। काउपर ग्लैंड का कार्य यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट को क्षारीय बनाने का होता है। काउपर ग्लैंड का कार्य यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट को क्षारीय बनाने का होता है, जिससे यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट में कोई भी रोगाणु प्रवेश नहीं कर पाता है। जिससे यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट में कोई भी रोगाणु प्रवेश नहीं कर पाता है, प्रवेश नहीं कर पाता है। लिख लिया? हो गया सर। अब यहां से चलते हैं। स्पर्म का निर्माण टेस्टिस के अंदर होता है। स्पर्म का निर्माण टेस्टिस के अंदर होता है। स्पर्म का निर्माण टेस्टिस के अंदर होता है। स्पर्म का निर्माण टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है। टेस्टिस से स्पर्म को सेमिनल वेजाइकल तक ले जाने के लिए वास डिफरेंस नामक ट्यूब होती है। सुनिए ध्यान से, टेस्टिस से सेमिनल वेजाइकल तक ले जाने के लिए वास डिफरेंस नामक ट्यूब होती है। वास डिफरेंस नामक ट्यूब होती है। लिख लिया? हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि उस बालक ने पूछा मुझसे कि सर ट्यूब, यहाँ कोई पंप तो लगा नहीं है, कैसे चला जाता है? फिर मैंने बताया उन्हें कि देखिए बच्चा, यहाँ हमेशा पर सेकंड 1500 स्पर्म बनते रहते हैं, ठीक। क्या करेगा बेटा, 1500 बना डाल दिया, फिर 1500 बना डाल दिया, फिर 1500 बना डाल दिया, फिर 1500 बना डाल दिया, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका तल बढ़ता जाता है। स्पर्म का तल पहले थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, और अल्टीमेटली यहाँ पे जाकर के इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। इसमें किसी पंप की आवश्यकता नहीं है। एक एक बूंद, दो दो बूंद डालते गए तो बूंद बूंद से क्या हुआ, उसका तल बढ़ता गया, बूंद बूंद से उसका तल बढ़ता गया, और जा करके अल्टीमेटली कहाँ इकट्ठा हो जाएगा स्पर्म? स्पर्म कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? वेसाइकिल में, सेमिनल, जी हाँ, सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे यहाँ से चला जाता है स्पर्म ऊपर तक? इसमें कोई पंप की आवश्यकता है? क्लियर हो गया सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो ठीक, यस। एक मात्रा में इकट्ठा हो सकता है स्पर्म? इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है बच्चा, ठीक है, मैं पता करके बता सकता हूँ। ओके ओके सर, ठीक है बेटा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसमें इकट्ठा होता है, ठीक है। हाँ, ये कितना है मैं पता करके बताऊंगा, मुझे अब इसकी जानकारी नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब ये इकट्ठा हो गया। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा फील हो जाता है
तो कई कई बार बिना इरेक्शन के, बिना उत्तेजना के भी स्पर्म क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू अंदर डाल दिया जाता है, यूरेटर में, ये यूरियोजेनिटल ट्रैक में डंप कर दिया जाता है, यूरियोजेनिटल ट्रैक में डंप कर दिया जाता है। अच्छा, ये तो अलग बात है। ये लिखिए, लिख लिया है आप लोगों ने, सेमिनल वेजाइकल में स्पर्म स्टोर करके रखा जाता है, लिख लिया आप लोगों ने ये बात? कहाँ तक लिखा है? हो गया। अब आगे लिखिए, सेमिनल वेजाइकल के नीचे, सेमिनल वेजाइकल के नीचे 2 मटर के दाने के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे प्रोस्ट्रेट कहते हैं, जिसे प्रोस्ट्रेट ग्लैंड कहते हैं। सेमिनल वेजाइकल के नीचे, सेमिनल वेजाइकल के नीचे 2 मटर के दाने के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, यस सर। एक मिनट बेटा। बच्चों, अच्छा प्रश्न पूछा था मधुर ने। आपके सेमिनल वेसिकल की जो कैपेसिटी होती है 13 ml के आसपास होती है, 13 ml, 13 ml। कितनी होती है? सेमिनल वेसिकल की जो कैपेसिटी होती है स्टोर करने की स्पर्म को, वो 13 ml स्पर्म कैरी कर सकता है या होल्ड कर सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो वो बाहर की तरफ निकलेगा, इससे ज़्यादा होगा तो वो बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि सेमिनल वेसिकल की कैपेसिटी 13 ml होती है, 13 ml स्पर्म को कैरी कर सकता है। लिख लीजिए, सेमिनल वेसिकल अपने अंदर 13 ml स्पर्म को इकट्ठा करके रख सकता है। ठीक है मधुर? क्लियर हो गया ना? आइए चलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ ऐसे रसायनों का स्राव करता है जो, प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ ऐसे रसायनों का स्राव करता है जो सेमिनल वेसिकल से आने वाले स्पर्म को, सेमिनल वेसिकल से आने वाले स्पर्म को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ ऐसे रसायन का स्राव करता है जो सेमिनल वेसिकल से आने वाले स्पर्म को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करता है। ठीक है, हो गया? हाँ बेटा। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, VESICLE, वेसिकल माने, मैं वेसिकल इसलिए क्लियर कर रहा था, कई लोगों को वेसिकल शब्द बोलने में दिक्कत हो रही है। आगे सुनिए, सेमिनल वेसिकल से आने वाले स्पर्म को न्यूट्रिशन, ब्रैकेट में लिखिएगा पोषण, प्रदान करता है। न्यूट्रिशन ब्रैकेट में लिखिएगा पोषण प्रदान करता है। ठीक है, हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, आगे लिखिए, इसमें आगे लिखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड से स्रावित
प्रोस्टेट ग्लैंड से स्रावित रसायनों के मिलने के बाद, प्रोस्टेट ग्लैंड से स्रावित रसायनों के मिलने के बाद, स्रावित रसायनों के मिलने के बाद स्पर्म को अब सीमेन कहा जाने लगता है। अब यहाँ पे स्पर्म किस में कन्वर्ट हो गए? वीर्य में। स्पर्म किस में कन्वर्ट हो गए? वीर्य में। लिख लीजिए, प्रोस्टेट ग्लैंड से स्रावित रसायनों के मिलने के बाद, रसायनों से मिलने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से स्रावित रसायनों से मिलने के बाद अब स्पर्म को सीमेन कहा जाने लगता है। ब्रैकेट में वीर्य लिख लीजिएगा, सीमेन अथवा वीर्य, SEMEN। ठीक है, सीमेन अथवा वीर्य कहा जाने लगता है, सीमेन अथवा वीर्य कहा जाने लगता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया है ना? यस सर। लाली, श्रद्धा, मधुर, कृष, सभी को ना? चलो, यहां तक लिख लिया है आप सबने? आगे बोलो, आगे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब प्रोसेस शुरू हो रही कि किस प्रोसेस में क्या होता है वास्तव में। आगे लिखिए, जब उत्तेजना अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, जब उत्तेजना अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, जब उत्तेजना अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, तब सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट तथा काउपर ग्लैंड, जब उत्तेजना अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, तब सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट तथा काउपर ग्लैंड के साथ साथ इरेक्टाइल मसल्स में संकुचन की क्रिया होती है। लंबा शब्द बोल दिया आपको, मैं फिर से बता दे रहा हूं। जब क्या हुआ था? उत्तेजना अपने चरम अवस्था पर पहुंच जाती है, तब सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड तथा काउपर ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड के साथ साथ इरेक्टाइल मसल में संकुचन होता है, यहां तक लिख लो, फिर बताते हैं। इरेक्टाइल मसल में संकुचन होता है, हो गया? संकुचन होता है, एक सेकेंड बच्चों, संकुचन होता है तथा वीर्य स्खलित हो जाता है, वीर्य स्खलित हो जाता है। स्खलित की ऐसे लिखेंगे, वीर्य स्खलित हो जाता है, इजेकुलेट। वीर्य स्खलित हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे इजेकुलेट हो जाता है, वीर्य इजेकुलेट हो जाता है तथा वीर्य स्खलित हो जाता है तथा यूरियोजेनाइटल अपर्चर के द्वारा मादा के वेजाइना में प्रवेश कर जाता है। वीर्य स्खलित हो जाता है तथा यूरियोजेनाइटल अपर्चर के द्वारा मादा के वेजाइना, VAGINA, वेजाइना बेटा, मादा के वेजाइना में प्रवेश कर जाता है।